नमस्कार, मेरा नाम है पीयूष चिलवाल और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज या फिर यूट्यूब चैनल। जहां पर भी हो उसको सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें। बात करते हैं आगे कि आज हम किन से बातचीत करने वाले हैं। आज रामनगर की राजनीति में और साथ साथ उत्तराखंड की राजनीति में एक अपनी इंपॉर्टेंस बनाए हुए सल्ट के पूर्व विधायक और उत्तराखंड के पूर्व औद्योगिक सलाहकार मुख्यमंत्री उत्तराखंड के रंजीत रावत जी हमारे साथ हैं। उनसे बातचीत करेंगे इन निकाय चुनावों को लेकर के जो रामनगर में है, और इसके अलावा भी कुछ इश्यूज जो कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, जिन मसलों पर आपके सवाल हम तक पहुंचे थे। चलिए बातचीत करते हैं। स्वागत है सर आपका हमारे जी पेज नमस्कार। पर। शुरुआत सबसे पहले सर कि रामनगर की सीट ओपन रही है और कांग्रेस के लिए क्या कोई हमें यहाँ अच्छा कैंडिडेट, डिजर्विंग कैंडिडेट नहीं मिल पाया था? देखिए चिलवाल जी, कांग्रेस इस देश में सबसे पुरानी पार्टी है, जी। तो उसके पास वरिष्ठतम और योग्यतम लोगों की एक बड़ी लंबी सूची है। उसी के तहत ये निर्णय लिया गया कि यहाँ जो है ओपन छोड़ा जाए, और ऐसा बहुतायत में होता है शुरू से ही, कालांतर से ही। इस बार भी कांग्रेस ने 2 जगह सीटें ओपन छोड़ी हैं उत्तराखंड में निकाय चुनाव में, और भाजपा ने 7 जगह छोड़ी हैं। तो क्या ये कहीं ऐसा तो नहीं कि आपसी मतभेदों की वजह से जो हमारे धरातल पर आ जाते हैं और उनकी वजह से ये सारी चीजें हुई? देखिए, जिन्हें आप मतभेद कहते हैं वो तो राजनीति में जो है डेमोक्रेसी है, और कांग्रेस में खुला लोकतंत्र है। अपने विचारों की अभिव्यक्ति को आप मतभेद समझते हैं तो मैं नहीं मानता वो आप सही है। बताइए, हरीश रावत और रंजीत रावत की आपसी कलह की वजह से रामनगर की सीट को ओपन रखा गया। आप अपना परसेप्शन बनाने के लिए स्वतंत्र हैं, पर मैं पार्टी मैन हूँ, पार्टी में हूँ। पार्टी में कई दिन तक जो है डिस्कशन चला है सीटों को लेकर के। उसके बाद जो पार्टी का निर्णय आए हैं उससे बताऊँ। मैं तो पिछली बार यहाँ विधानसभा की तैयारी किए हुए था 5 साल से, और लास्ट में जब पार्टी का आदेश हुआ तो सल्ट गया था। तो अब अगली बार क्या 2027 में क्या प्लान है, सल्ट की रामनगर? मेरी प्राथमिकता रामनगर है। आप देख रहे हैं मैं सिर्फ चुनाव लड़ने ही सल्ट गया था, और मैंने सल्ट में कहा भी था उस समय, और लगातार मैं तब से रामनगर ही बना हुआ हूँ। तो जब आप 22 में आप रामनगर से पूरा लड़ने के मूड में थे, तो हरीश रावत को टिकट यहाँ से दिया गया और हाजी अकरम साहब उसमें पूरे पुरजोर विरोध करने लगे कि अगर हरीश रावत को रामनगर से टिकट दिया गया तो मैं यहाँ से चुनाव लड़ूंगा। और उसके बाद हरीश रावत जी यहाँ से भाग करके लालकुआं चले गए और नहीं नहीं, लालकुआं। भाग कर कहना तो गलत है। उनका टिकट बदला गया, पार्टी ने ही दिया था, पार्टी ने चेंज कर दिया। नहीं, तो इस तरीके की चीजें कि भाई आपको टिकट दिया और उसके बाद आप ऐसे होंगे तो कांग्रेस कैसे टिकेगी फिर? अब आपसी या हमारे झगड़े खत्म नहीं होंगे तो हम देखिए, राजू छोड़ी, हम सीट कांग्रेस लाना हमारे लिए कांग्रेस मुश्किल हो तो जाए। कांग्रेस तो टिकी हुई है, तब भी टिकी थी, आज भी टिकी हुई है। सत्ता पाना ही अगर राजनीतिक दल की सफलता असफलता का पैमाना है, तो फिर तो कई बार हारना भी राजनीतिक जरूरी दल हो जाता बनेंगे ही नहीं। तो क्यों? कई बार हारना भी जरूरी हो जाता है। नहीं, देखिए ना, हारना जीतना आपके हाथ में नहीं। आप अपने कार्यक्रम, अपनी नीतियां, अपनी योजना लेके जनता के बीच जाते हैं। जनता जिसको स्वीकार करती है उसको जिताती है, जिसको नहीं करती उसको नहीं जिताती है। अब हमारे देश में बहुदलीय प्रणाली इसीलिए बनाई गई है ताकि लोग अपने दावेदारी कर सकें, उम्मीदवारी कर सकें, अपनी बात को, अपनी योजनाओं को, अपने सोच को, अपने विचारधारा को लोगों के बीच रख सकें। एक बहुत बड़ा सवाल उठता है रामनगर में, जैसे आम राय भी है, कांग्रेसी भी इसे कहते हैं, बहुत सारे कांग्रेसियों के हमें मैसेज भी आए इस मसले पर कि रंजीत रावत जिसके साथ भी जाते हैं उसका पॉलिटिकल करियर अस्त हो जाता है। जैसे हरीश रावत एक एग्जाम्पल है। हरीश रावत जी के साथ में 84 में जुड़ा था, हाँ। ठीक है। और रावत जी उसके बाद ही जो हैं सेवा दल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी बने, आपके केंद्र में राज्य मंत्री भी बने, कैबिनेट मंत्री भी बने, और जो है उत्तराखंड में मुख्यमंत्री बने, 2 बार प्रदेश में अध्यक्ष बने, और CWC के मेंबर बने, और सेंटर में जनरल सेक्रेटरी बने मेरे साथ रहते हुए। जिस दिन से मैं अलग हुआ हूँ वहाँ, उसके बाद वो लगातार असफल हो रहे हैं, वो भी मैं भी। और अकरम साहब के साथ क्या हुआ फिर? अकरम साहब भी मेरे साथ आए तो चेयरमैन बने, अभूतपूर्व वोट मिला उनको। कभी भी उनको 6600 से
उनका जो लास्ट वोट था हाईएस्ट वो 6700 था। इस बार मैं उनके साथ आया तो उनको भी 13,500 वोट मिले। इस बार ये क्यों क्यों हुआ? इस भाई बार अकरम देखिए साहब की सीट कट गई। पीयूष जी, अकरम जी एक कैटेगरी से आते हैं ओबीसी से, ओबीसी सीट थी उनको लड़ाया गया। अब जनरल सीट होगी तो उनको नहीं लड़ा पाए, क्योंकि आपके साथ बहुत सारे लोग होते हैं राजनीति में, और माइनॉरिटी का वोट परसेंटेज भी कम हो गया है। क्योंकि आप हॉकी के मैदान में क्रिकेट का बैट लेके थोड़ी जाओगे, गोल कर दोगे क्या? अच्छा, जब बीजेपी ने फील्डिंग लगाई है, जो 4 गांव जुड़े हैं, 9-10 हज़ार वोट बढ़ाए हैं, वो सिर्फ इसलिए बढ़ाए हैं ताकि मुस्लिम उम्मीदवार न जीत सके। हम उसके बाद भी अगर मुस्लिम चेहरा लेके जाएंगे तो हम पहले ही हार जाएंगे। तो इस बार मुस्लिम वोट मिलने की उम्मीद नहीं है फिर अब? नहीं, हमें क्यों नहीं मिलती है? क्योंकि मुस्लिम मुस्लिम वोटर्स तो अकरम के मुस्लिम साथ वोट को हम जिताने में सक्षम नहीं है, क्योंकि जो मुस्लिम वोट पहले करीब 33-34% था रामनगर में, वो आज 25-26% रह गया। जो जैसे बटोगे तो कटोगे चल रहा है, स्लोगन है। वो उन लोगों की विचारधारा है, बटोगे तो कटोगे, ये उनकी विचारधारा है, उनको मुबारक। वो तो हम तो जोड़ने वाले लोग हैं और हर एक को मौका देने वाले। वो तो दोनों साइड से अब ये इस तरीके से अगर रेडिकलाइजेशन होगा तो इसकी वजह से मुस्लिम वोट एकजुट होगा, तो इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए आप क्या कर रहे हैं? देखिए, मुस्लिम इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानता है कि उनके हित कहाँ सुरक्षित है। आप उसमें परसेप्शन बनाने की कोशिश मत करिए कि मुस्लिम एकजुट होगा वो। और जहाँ तक रही हाजी अकरम साहब की बात, तो उनको आज तक 50% मुस्लिम वोट नहीं मिला है। अगर आप तो खुद ही पत्रकार हैं, आप पिछले चुनाव के आंकड़ों को बूथ वाइज आकलन कर लीजिएगा, उनकी आप अगर उनकी कंपाइलिंग करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कितना वोट मिला। तो वोट ऐसा नहीं है कि मुस्लिम वोट, क्या आप क्या समझ रहे हैं मुस्लिम वोट भाजपा को नहीं मिलता? सूत्र तो ये कहते हैं कि भाजपा अपना अल्पसंख्यक मोर्चे तक के वोट खींचने में असफल रहती है। नहीं, आप देखिए, आप चुनाव के रिजल्ट पिछले अभी लोकसभा का चुनाव उठा के देख लीजिए, जिन बूथों पे हिंदू वोट है ही नहीं, वहाँ कहाँ कौन वोट दे रहा है उनको? कांग्रेस मुस्लिम वोट ऐसा रहा है हमेशा से। यहाँ तो सपा से लड़े थे घनश्याम दत्त ममगई, वो 1686 वोट लाए थे, और जिस वार्ड में वो रहते थे दुर्गापुरी में, उस एरिया से उनको 27 वोट मिले थे। कांग्रेस में तो ऐसा नहीं है कि मुस्लिम एकदम मुस्लिमवादी है या हिंदू एकदम हिंदूवादी है। मुस्लिम हिंदू को वोट देता है, हिंदू मुस्लिम को वोट देता है, और यही कांग्रेस की नीति है, कांग्रेस का कल्चर है। कांग्रेस में पार्टी टिकट से चुनाव लड़ने के लिए तो क्या योग्यता चाहिए? किन योग्यताओं के आधार पे हम पार्टी टिकट? देखिए, चुनाव कार्यकारिणी में चुनाव क्यों लड़ता आदमी? ग्राउंड प्रेजेंस और अपना वर्चस्व बढ़ाने के, जीतने के लिए। जीतने के लिए पहली प्राथमिकता है कि जिताऊ उम्मीदवार हो। धन बल का कितना इंपॉर्टेंस है? अब धन अगर होगा तो जो लंबे समय से राजनीति में है उनके पास होगा, या जो नौकरी छोड़ के आ रहा है उसके पास होगा। नहीं, जैसे इस तरीके से अकरम साहब ने कहा कि 15 लाख रुपए टिकट के लिए राशि चाहिए। अब अकरम साहब ने तब तो नहीं कहा जब उनको चुनाव लड़ाया गया, आज वो कह रहे हैं, तो उसका प्रमाण पहले भी क्या राशि जमा की गई? उसका प्रमाण तो उन्हीं को देना पड़ेगा ना। आरोप वो लगा रहे हैं तो सिद्ध भी उन्हीं को करना पड़ेगा। और जहाँ तक तथ्य तो ये है कि अभी वो पिछले महीने बीमार हुए थे, तो मैं मतलब पिछले महीने पहाड़ी में पिछले कह देते हैं हम, सितंबर में बीमार हुए, तो मैं हॉस्पिटल जाके उनका बिल तक जमा करा के आया था, जो मैंने बैंक से ट्रांसफर कराया 69,000 रुपया। उनके मकान की मरम्मत तक मैंने कराई है 8 साल पहले, पूरे के पूरे। तो अगर वो पैसा देने वाले होते, और मैं जानता हूँ ना, अकरम साहब से आप बुखार मांग लेना उनका भी, दे दें तो तब कहना। ये मनभेद क्यों हुआ फिर? क्यों अकरम साहब? देखिए, राजनीति में कोई भी एफिलेशन स्थायी नहीं होता। मैं उसका उदाहरण हरीश रावत और मैं 35 साल उनके साथ रहा हूँ, आज नहीं है। जब आगे बढ़ना हो तो दूसरे को गिराना पड़ेगा, ये आप कह सकते हैं। ये आप कह सकते हैं। अगर उनको आगे बढ़ने से गिराना होता तो उनको हम अल्मोड़ा से ले जाके हरिद्वार में चुनाव नहीं लड़ाते, केंद्र में मंत्री बनने से रोकते, मुख्यमंत्री बनने से रोकते। कहीं ऐसा तो नहीं कि रामनगर में अकरम को लेकर के आप इनसिक्योर हो रहे थे कि कहीं अकरम अपना वर्चस्व बढ़ाए कांग्रेस? देखिए, इनसिक्योरिटी मुझे किसी भी से भी नहीं है कभी भी, और मैं इनसिक्योर रहने वाला आदमी नहीं हूँ, क्योंकि मैं इस बात को मैं कई बार कह चुका हूँ, आपके चैनल के माध्यम से भी कह रहा हूँ कि मुझे जो अभी तक मिला है
पद, प्रतिष्ठा, मान सम्मान, वो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैं बहुत साधारण पृष्ठभूमि से हूँ। 22 की चुनाव की बात करते हैं सर। 22 में जो जिस तरीके से चुनाव हुए रामनगर में, जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम हुआ, कांग्रेस के लोकल उम्मीदवार थे, उनको मौका ना देकर के हम हल्द्वानी से कैंडिडेट उतार करके यहाँ लेकर गए, जबकि लोकल कैंडिडेट शायद हमारे जिताऊ हो सकते थे। आप देखिए, अब ये आप कह सकते हैं, या तो मैं आपसे पूछने आता फिर उस समय, तब आप कहते कि आपने लोकोलाल से पूछा नहीं। हमने तो यहाँ कई लोगों से कहा, आपने हमारे बल्कि यहीं बैठे होंगे देशबंधु रावत जी, जो पूर्व विधायक उमर सिंह रावत जी के सुपुत्र हैं, उनसे भी कहा आप लड़ो। उन्होंने कहा नहीं, मैं नहीं लड़ता। 2-3 लोगों से पूछा, जब उनने मना कर दिया तो फिर उनका महंतपाल जी का टिकट हो रखा था ऑलरेडी कालाढूंगी, तो उनको यहाँ शिफ्ट किया पार्टी ने, और कालाढूंगी में महेश शर्मा को दिया, क्योंकि वो पार्टी छोड़ रहे थे उस समय, बल्कि बाद में छोड़ गए, वो अब भाजपा में चले गए हैं। तो पार्टी में समीकरण बिठाने पड़ते हैं, बहुत से लोगों को एडजस्ट करना। देखेंगे, अगर हम इलेक्शंस का डिफरेंस देखेंगे तो जो डिफरेंस है, अगर वो 17,000 वोट यहाँ आते जो निर्दलीय कैंडिडेट लेकर के गए, तो देखिए वो कांग्रेस के लिए सेफ सीट थी। 17,000 वोट अगर आप मानते हैं कि किसी व्यक्ति विशेष के हैं, तो ऐसा नहीं है। वोट तो तात्कालिक परिस्थितियों का होता है। मैं चुनाव से हट गया, महेंद्रपाल जी अचानक उनको यहाँ लाए, मैं भी 4 दिन यहाँ लगा पाया शुरू में, बाद में नहीं लगा पाया, तो उससे थोड़ा रहेगी दिक्कत। उन्होंने वो उतना चुनाव को नहीं उठा पाए जितना उठाना चाहिए था, तो चुनाव निश्चित रूप से कांग्रेस जीतती, और कांग्रेस के बड़े नेता जो है यहाँ निर्दलीय को लड़ाने लग गए। टेक्निकली देखें तो कांग्रेस की के लिए सेफ सीट मानी जाती है रामनगर की, लेकिन हम इसे सिर्फ इस वजह से हारते हैं क्योंकि हमारी जो आपसी, अगर आप ऐसा कहेंगे तो ये देखिए, जिनको आप सेफ कह रहे हो ना कि वो कांग्रेस सेफ हो जाती है उनके वोट से, उन्होंने किसको चुनाव लड़ाया रामनगर में, बताइए ना। उनने उमर सिंह रावत का विरोध किया, उनने अमृता रावत का विरोध किया, तो चुनाव किसको लड़ाया? उससे पहले वो कुछ थे नहीं। महेंद्रपाल के खिलाफ वो खुद लड़ गए। तथ्यों पे जाइए ना, ठीक है, आप हाइपोथेटिकल बातें मत करिए, तथ्यों पे जाइए। ये तथ्य है कि उन्होंने उमर सिंह रावत जी का विरोध किया। उमर सिंह रावत जी आदि दुनिया में नहीं है, उनके परिवार से पूछ सकते हैं। उन्होंने अमृता रावत का खुलेआम विरोध किया, जो कांग्रेस की कैंडिडेट थी। उन्होंने जो है महेंद्रपाल के खिलाफ खुद चुनाव लड़ा। बाहरी कैंडिडेट थे, तो बाहरी वो खुद बाहरी है, स्थानीय वो कैंडिडेट खुद। ऐसे में तो वो कहाँ के यहाँ के हैं, बताइए ना, कहाँ से बिलोंग करते हैं, कब से आए हैं रामनगर में? ये तो उन्हीं से पूछना पड़ता है। अरे कमाल है। वो मैं 89 से रामनगर में रह रहा हूँ, मेरा घर है रामनगर में 89 से भरतपुरी में। वो 92 के बाद उनके फादर की पोस्टिंग हुई है, यहाँ तब आए हैं। तो आप उनको भीतरी मान लेते हैं और उनको भारी मान। महेंद्रपाल जो इस एरिया के, महेंद्रपाल, हेलो मेरी बात सुनिए पीयूष जी, महेंद्रपाल जो इस एरिया से 2 बार सांसद रहे हैं, वो भारी हो गए? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, हम नहीं कह रहे। तो आप कह रहे भारी, आप कह रहे भारी, आप कह रहे भारी। योगेंद्र सिंह रावत भारी थे? नहीं नहीं, वो स्थानीय, तो एक पब्लिक परसेप्शन कर रहे हैं। अरे ये देखिए, ये कुछ नहीं है। हमारे पहाड़ में एक कहावत थी पहले, निखान बारिक छची गाजर, तो उस तरह का किस्सा है। आज अगर रंजीत रावत 2027 के लिए कह रहे हैं कि हम रामनगर से इस चुनाव को लड़ेंगे, तो ग्राउंड पर किस तरीके की तैयारियां हैं? क्या हम सभी संसाधनों, हम राजनीतिक दल हैं और इस देश के सबसे पुराने दल में हैं, और मुझे भी 45 साल हो गए राजनीति में, तो हमारे पास जो राजनीतिक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वो तैयार है। हमारा कार्यालय तैयार है, हमारे बूथ तैयार है, हमारे कार्यकर्ता तैयार है, हर गांव तक हमारी अप्रोच है। मैं खुद 1 से अधिक बार हर गांव हर तोक में घूम चुका हूं, बल्कि कोरोना में तो घर घर गया। तो ऐसे क्या चाहिए इससे ज्यादा? किसकी तैयारी है इससे ज्यादा, बताइए? वोट देना नहीं देना जनता का काम है, वो जनता का काम। लेकिन एक राजनीतिक व्यक्ति या राजनीतिक दल के तौर पर हम हमेशा तैयार। इस पर जो आम परसेप्शन है, जो पब्लिक कह रही है, जो हमारे पास सवाल आया है कि भाई हमसे पार्टी नहीं संभल रही, हमारे पार्टी बिखर जा रही है, इतना सारा फैक्शनलिज्म हो गया है। हरीश रावत और रंजीत रावत के झगड़े इतने खुल करके बाहर आते हैं कि भाई हमसे पार्टी हम यूनाइट नहीं कर पा रहे, तो हम कार्यकर्ताओं को कैसे एकजुट करें? क्या इसके लिए क्या रणनीति? क्या 27 में हम सरकार में आ सकते हैं? इस स्थिति में है कांग्रेस अभी उत्तराखंड। देखिए, हम निश्चित रूप से सरकार में आएंगे
और जहाँ तक आपने बात कह दी पार्टी में इस तरह की बातें तो बिगनिंग से हैं। कहा जाता है, हम तो नहीं थे उस समय, गवाह तो नहीं है, लेकिन कहा जाता है नेहरू जी में गांधी जी में मतभेद थे, सरदार पटेल और गांधी जी में मतभेद थे। बाद में इंदिरा कांग्रेस बनी, टूट हुई, गुंडू राव अलग हुए, आपके क्या कहते हैं कामराज जी अलग हुए। उसके बाद जो है आपकी बैलों की जोड़ी जा कर के गाय बछड़ा आया, फिर पार्टी में टूट हुई, तो फिर आज जो है अब हाथ का निशान है। तो फिर जो है बीपी सिंह जी ने जब पार्टी तोड़ी तो उस समय नारा लगा, राजा नहीं फकीर है, देश की तकदीर है। लेकिन वो बीपी सिंह कहाँ गए पता नहीं चला। फिर कांग्रेस 91 से 96 केंद्र में आई, फिर बीजेपी आई, दोनों ने कहा अब कांग्रेस अस्त होगी। तब फिर 10 साल यूपीए फर्स्ट और यूपीए 2 आई। तो ये ऐसा नहीं है। राजनीतिक विचारधारा होती है। नेताओं में झगड़े हो सकते हैं, नेता फेल हो सकते हैं, और 1 2 10 20 100 50 या 1000 नेताओं के झगड़ों से, उनके फेलियर से कोई विचारधारा थोड़ी खत्म हो जाती है। विचारधारा चलती है। आज रंजीत आवत को आप टारगेट कर रहे हैं, कल कोई दूसरा आ जाएगा वहां पे। गैप थोड़ी रहता है, गैप फिलिंदा गैप करके आता था ना गणित में पहले, तो वो बहुत तेजी, राजनीति में बहुत तेजी से बढ़ता है। तो उत्तराखंड में इस टूट फूट के लिए को रिस्पॉन्सिबल मानते हैं कि हमारा जो पब्लिक के बीच में पहुंच कम हुई है? देखिए, हमारी पब्लिक के बीच में पहुंच बिल्कुल कम नहीं है। हम दिन रात पब्लिक के बीच में रहने वाले लोग। मैं अपनी बात कहूँ तो तुमको अकेला ऐसा नेता मिलेगा जो कार्यालय खोल के रोज बैठता है। या बाहर होऊंगा राजनीतिक कार्य से, दूसरे प्रदेशों में पार्टी के काम से तो अलग बात है, यहाँ रहते हैं तो डेली कार्यालय बैठते हैं, रोज़ लोगों की समस्याओं को सुनते हैं, उनके लिए टेलीफोन करते हैं, चाहे वो हॉस्पिटल का हो, चाहे वो थाने का हो, चाहे वो डेवलपमेंट के वर्कों से संबंधित हो, रोज़ करते हैं। और सारी सार्वजनिक कार्यक्रमों में जाते हैं। रामनगर के जो निकाय चुनाव चल रहे हैं, इसमें आप किस कैंडिडेट को मानते हैं कि जो सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग हो सकता है? क्या हाजी साहब हो सकते हैं या बीजेपी के कैंडिडेट मदन? देखिए, कांग्रेस के लिए, कांग्रेस का मुकाबला कोई कुछ भी कहे, आज बहुत तरह की बातें हो रही हैं, मैं भी सुन रहा हूँ, कुछ लोग लिख भी रहे हैं, लेकिन आप इस बात को नोट कर लीजिए, मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी में ही है और रहेगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि कांग्रेस और बीजेपी अंदर खाने कोई सेटिंग चल रही हो यहाँ पर कि भाई? अब मैंने कहा ना, दो एक्टिव खेमे, एक आपका खेमा है, आपकी तरफ से बात करें तो आपका खेमा हरीश रावत जी की तस्वीर के साथ दूसरे कैंडिडेट हैं आप ही की पार्टी के, वो कांग्रेस में है या नहीं है, कांग्रेस है या नहीं, असली कांग्रेस कौन सी है, ये इस बारे में हम नहीं जा रहे हैं। असली कांग्रेस देखिए, जो कांग्रेस इकाई जिनके साथ है, हमारे नगर कांग्रेस है, हमारी ब्लॉक कांग्रेस है, हमारी मालधन कांग्रेस है, वो जो मेन कांग्रेस है वो जिनके साथ है वो असली कांग्रेस। एक छत्र राज आपका है इस पर? नहीं, मैं राज तो डेमोक्रेसी में राजा होता ही नहीं है, तो राज कहाँ से होगा? जैसे आपको रामनगर विधानसभा में अपना इन्फ्लुएंस जमाने के लिए नगर पालिका चाहिए, इतने सालों से आपके पास रामनगर नगर पालिका मौजूद थी, मतलब आप ही के कैंडिडेट। अब अगर ये इस बार सीट चले जाती है तो क्या हम ये माने तो क्या धरती पड़ जाएगी या आसमान गिर जाएगा? नहीं, क्या हम बताइए ना, क्या होगा? राजनीति छोड़ देंगे? आपका अरे हम पॉलिटिकल वर्कर हैं भाई, सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता हैं। अगर हम अपनी असफलताओं से सीखेंगे, उससे ताकत लेंगे और दुगनी गति से लगेंगे, जो कमियां रहेंगी उनको पूरा करने का काम करेंगे। दोबारा उसके लिए बिल्कुल दुगनी ताकत के साथ हम आगे बढ़ेंगे। अच्छा, एक और सवाल जो आया है, हाल फिलहाल जो एक प्रकरण हुआ था, एक पत्रकार ने फेसबुक पर एक खबर लिखी थी, वो उनके सोर्स क्या थे हमें नहीं मालूम, लेकिन आपकी पार्टी के, आपकी कैंडिडेट के द्वारा उनके ऊपर एक कंप्लेन उनके खिलाफ दर्ज करवाएंगे। क्या इसे ऐसे नहीं देखा जा रहा कि ये पत्रकारों की आवाज दबाने की कोशिश है? देखिए, पत्रकार होने का मतलब पीयूष जी ये नहीं है कि आप किसी की भी चारित्रिक हत्या कर दें बिना सोर्स के, बिना उसके। एक ऐसी खबर बनाना, मैंने भी उसका संज्ञान लिया, पहले मुझे पता नहीं था, जब उन्होंने नोटिस दिया तब पता नहीं था, बाद में जब मैंने उसकी संज्ञान लिया। आप ये कह रहे हो कि इनके घर ईडी का छापा पड़ने वाला है। भाई पहले तो ईडी है कौन, उसका दायरा क्या है, किन लोगों के यहाँ वो छापा डालता है, और कितनी जो है उसमें आर्थिक संलिप्तता होनी चाहिए, कितने अमाउंट की। अगर ईडी ही सबके घर छापा डालेगा
तो बाकी पुलिस या दूसरे एजेंसियां वो क्या करेंगी, वो गोलियां चलेंगे। लेकिन फिर भी एक पत्रकार के खिलाफ इस तरीके से अगर कानूनी कार्रवाई की यार जाए कि कोई अगर किसी की मानहानि हो रही है, कोई एक व्यक्ति अपने सर्विस को छोड़ करके राजनीति में आ रहा है, राजनीति में तो इस तरीके के आरोप लगते ही हैं जब व्यक्ति राजनीति में आता है। वो अभी पॉलिटिशियन नहीं हुए हैं ना, वो सेवा क्षेत्र से आ रहे हैं, उनके उसको आप समझ सकते हो। वो सेवा क्षेत्र से आते ही आप उनके खिलाफ मतलब गोली भी नहीं चला रहे हो, मिसाइल ही मार दे रहे हो कि ईडी। अरे कहाँ क्यों आएगा ईडी भाई, किस बात पे आएगा पहले तो ये बताइए ना। क्या भुवन पांडे को आप नहीं जानते, रामनगर में रहते हैं, बिल्कुल। कहीं उनकी संलिप्तता है, आज तक कोई मामला है उनके खिलाफ अभी कहीं तक इस तरीके के कोई आरोप उन पर नहीं है ना, तो फिर आप क्यों जबरदस्ती बना रहे हैं? अ, कौन है आप, किसने दी आपको ये स्वतंत्रता? बिल्कुल सही बात है। 3 साल के लिए आप औद्योगिक सलाहकार है, लगभग 3 साल के पीरियड। उस दौरान मैं आपके रामनगर में कुछ कार्य जानना चाहता हूँ कि जो रामनगर विधानसभा के लिए आपने स्पेसिफिकली किए हों। मैंने रामनगर विधानसभा में आपका ऐतिहासिक मतलब रिकॉर्ड टाइम में जो है ये सांवलदे का पुल बनवाया। मैंने पटरानी जैसे वन क्षेत्र में लाइट लगवाई, कई गांव में लगाई। पटरानी का मैं आपको स्पेसिफिक बता रहा हूँ, मालदन के कई गांव में लगाई। मैंने मालदन में डिग्री कॉलेज खुलवाया, मैंने कई रोडें बनवाई। लेकिन औद्योगिक सलाहकार थे आप, तो कोई इंडस्ट्री हमारे यहाँ सेटअप नहीं हुई इस बीच? तो देखिए इंडस्ट्री के लिए रामनगर में कॉर्बेट नेशनल पार्क होने की वजह से ना, रामनगर विधानसभा का एरिया रामनगर विधानसभा की बात कर रहा हूँ पीयूष जी, रामनगर विधानसभा में जो रेट है वो दिल्ली कनॉट प्लेस से ज़्यादा का रेट है ज़मीन का। तो उसमें इंडस्ट्रियल एस्टेट कहाँ से बन जाएगा? इंडस्ट्री के लिए जगह चाहिए होती। रामनगर के नज़दीक हमने पर्वतीय क्षेत्र में मरचूला में हमें जगह मिली, तो वहाँ हमने इंडस्ट्रियल एस्टेट बनाया, लेकिन उसको पूरा करते करते हम सरकार से हट गए। दूसरी सरकार ने वहाँ झाड़ियाँ जमा दी हैं, कुछ नहीं किया। 14.5 करोड़ रुपया उस समय उसमें खर्च हुआ था। रामनगर नगर पालिका को आप अब किस तरीके से देखते हैं कि आज क्या हमारे पास चैलेंजेस है और उन चैलेंजेस को देखिए रामनगर का जो मैं समझता हूँ, जितना रामनगर को सबसे बड़ा चैलेंजेज है यहाँ की जमीन का मालिकाना हक। 90% से ज़्यादा लोग जो रामनगर नगर पालिका के अंदर रहते हैं उनके पास अपने भवनों का स्वामित्व नहीं है। वो अलग अलग कैटेगरी के, जैसे भरतपुरी पंपापुरी की ज़मीन 10 खौ की है, कुछ जगह वर्ग 6 की ज़मीनें हैं, कुछ जगह नजूल की ज़मीनें हैं। तो उन सब का जो स्वामित्व है वो लोगों को मिले, ताकि लोग उस संपत्ति का अपने व्यवसायिक हितों के लिए उपयोग कर सकें, उसको बैंक में प्लस करा के ऋण ले सकें। आज रामनगर में रहने वाले के पास मकान तो बहुत बड़ा है, लेकिन बैंक उसको 2 लाख का लोन नहीं देता। नहीं दे सकता। क्यों नहीं देता? क्योंकि मकान उसके नाम पे नहीं है, ज़मीन उसके नाम पे नहीं है। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज है। उसके साथ सीवर लाइन है यहाँ पर, पर्यटन, ये विश्व प्रसिद्ध कॉर्बेट नेशनल पार्क का हेडक्वार्टर है यहाँ पर, लेकिन पर्यटन सुविधाओं की बहुत कमी है। बाकी जो है स्वास्थ्य सेवाएं रामनगर की बिल्कुल चौपट हो गई हैं। इसलिए हम तो चाहेंगे कि नगर पालिका एक हॉस्पिटल संचालित करे रामनगर में। इस पीपीपी मोड हॉस्पिटल का पीपीपी मोड नहीं किया गया। पीपीपी मोड का हमने कई बार धरने बिठा दिया, वहाँ आप करो, विरोध नहीं किया गया। हमने अभी भी किया, लेकिन जब जो आज अभी एक वो पर्ची वायरल हो रही थी, जो भाजपा के कैंडिडेट हैं वो पीपीपी मोड वाले डॉक्टर को ले जाके मुख्यमंत्री के यहाँ ले जा करके उसका एक्सटेंशन कर ला रहे हैं। जबकि जो मरचूला की बस दुर्घटना हुई थी अभी, उसके बाद ये हो गया था कि खुद हेल्थ स्वास्थ्य मंत्री यहाँ आकर के कह गए थे कि हम पीपीपी मोड ख़त्म करने जा रहे हैं इसका, लेकिन आज भी नहीं हुआ। फिर उसका एक्सटेंशन हो गया 3 महीने का। अच्छा, जो रामनगर, ये जवाब तो उनको देना है। एक और मसला यहाँ पे उठाया जा रहा है कि रामनगर को रहमत नगर बनने से रोकना है। तो ये क्या इसे आप देखो ना, देखो ये आपको अगर political जब बीजेपी दावा करती है, और कहीं कहीं प्रधान सभापति से लेकर राष्ट्रपति तक बीजेपी का है, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बड़ी धौंस, वो आजकल आज ही मुझे गांव से एक शिकायत आई है कि बीजेपी के कैंडिडेट कह रहे हैं कि हम सरकार में हैं। सरकार उनकी है, तो भी अगर रामनगर रहमत नगर बन रहा है तो इन लोगों को डूब मरना चाहिए चुल्लू भर पानी में। हिंदुत्व के जो झंडाबदार बन रहे हैं, अपने आप को कह रहे हैं, उनकी सरकार में अगर रहमत नगर बन रहा है, रामनगर है, उसका ऐतिहासिक नाम रामनगर है, पौराणिक नाम रामनगर है, रामनगर ही रहेगा। वो अपने वोट के लिए इस तरह के हल्के जो है नारों को दे रहे हैं।
अच्छा, ये चुनाव इस समय नशे और जुए के आसपास घूम रहा है। ये भी आरोप बीजेपी के ही जो उम्मीदवार बने थे उन्होंने लगाए हैं, बीजेपी के जो अब उम्मीदवार हैं उनके खिलाफ, जो पार्टी के टिकट के प्रत्याशी थे उन्होंने ही लगाए हैं आरोप कि रामनगर में जिनको प्रत्याशी बनाया गया है वो पीपीपी मोड में उन्होंने कराया है, कसाई खाने में भागीदारी उनकी रही है, जुआ वो करवा रहे हैं, सूखा नशा गीला नशा वो करा रहे हैं, रामनगर की दुकानों से नकली शराब वो बिकवा रहे हैं। ये सारे आरोप तो उन्होंने ही लगाए हैं। लेकिन वो तो खुल करके नहीं आ रहे थे, भी आप तो खुल करके कह रहे नहीं यार, मैं कह तो रहा हूँ उन्होंने लगाए हैं और ये तथ्य है। आप जाके अभी बोतल लेके आइए किसी दुकान से, उसकी जांच कर लीजिए उसके होलोग्राम की, और सारे बीजेपी के पदाधिकारी काम कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमें ये कीमती वक्त देने के लिए। और इसी के साथ मैं अपने दर्शकों से कहना चाहूँगा कि अगर वीडियो पूरा देख चुके हैं तो शेयर करने की जिम्मेदारी आपकी है। बहुत बहुत धन्यवाद। जी नमस्कार।